दोस्तों, जब से हमारा पहले वाला चैनल डिलीट हुआ था उस पर भी हमने आपको लगभग 400 से 500 एपिसोड सुनाए थे। लेकिन अब हमारा जो सिलसिला है ये आप पे इस चैनल के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इस पे भी हम लोग 139 एपिसोड कवर कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये बताने का मोटिव क्या है, वो ये है कि ज़्यादातर जो कहानियाँ आप लोग को क्राइम की सुनाई जाती हैं, आप लोग सुनते ही हैं, चाहे शम्स सर से सुनते हो या फिर ठाकुर प्राखर सर से सुनते हो या फिर उस्मान सैफ़ी सर से सुनते हो। अलग अलग जगह क्राइम स्टोरी सुनाई जाती है, लेकिन हर जगह अगर आप लोग देखते हैं तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन दिखाई पड़ती है और ये चीज़ होती है अवैध संबंध। और दोस्तों, मैंने भी अपने आपके सामने लगभग 139 एपिसोड कवर किए। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो ज़्यादातर जो क्राइम की वजह देखने को मिली है वो अवैध संबंध देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, आज की जो घटना है ये घटना अपने आप में बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उलट है। क्योंकि इस घटना के अंदर एक कातिल है जो कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद पुलिस की गिरफ्त में भी आता है, फिर उसे कोर्ट में लेके जाया जाता है, उसे उम्र कैद की सज़ा होती है। लेकिन जेल में पहुंचने से पहले ही वो कातिल फिर से फरार हो जाता है और फिर से मर्डर करता है, फिर से कत्ल करता है, फिर से पुलिस की पकड़ में आता है, फिर से उम्र कैद की सज़ा होती है। इसी तरीके से उसका जो सिलसिला था ये लगातार रहता है। जेल से कोर्ट जाता है, कोर्ट से सज़ा होती है, फिर जेल से फिर बाहर आता है और फिर कत्ल करता है। इसी तरीके से जो पैटर्न था ये चलता रहता है। और दोस्तों, जिन लोगों के कत्ल होते हैं ये लोग भी ऐसे नहीं थे कि कोई आम इंसान हो, बल्कि ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा रसूखदार पैसे वाले लोग थे और इन लोगों का ये कत्ल हो रहा था। तो आज की घटना आप लोग को हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। आज की घटना बिल्कुल उलट है, अवैध संबंधों से थोड़ी परे है। इसलिए आज की घटना को बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल वे में मैं आप लोग को सुनाऊंगा। आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, कल के दिन आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं वीडियो के अंत में डेफिनेटली मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा, तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आज की जो घटना है इसकी शुरुआत होती है साल 2012 से। दरअसल साल 2012 में मुंबई से इस घटना की शुरुआत होती है और अप्रैल का महीना था 2012 में। उसी समय पुलिस को एक फ़ोन आता है एक फ्लैट से, और पुलिस को जब फ़ोन आता है पुलिस फ़ोन पिक करती है, पुलिस फ़ोन उठाती है तो सामने से एक व्यक्ति बात कर रहा होता है। वो व्यक्ति बताता है कि साहब, मेरे वाले फ्लैट से ठीक सामने ही एक व्यक्ति को कुछ लोग मार रहे हैं, या फिर एक व्यक्ति के साथ में एक तरीके से ऐसा मार पिटाई की जा रही है। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं उस व्यक्ति को जाकर बचा लूँ, लेकिन अगर तुम मौके पर पहुँच गए और टाइम से पहुँच गए तो इससे एक व्यक्ति की जान बच सकती है। अब दोस्तों, पुलिस जब इस तरीके की बात सुनती है, इस तरीके का फ़ोन कॉल सुनती है, तो पुलिस, चूँकि एक लाइव मर्डर का फ़ोन आया था, इसलिए पुलिस भी तुरंत अलर्ट होती है और अलर्ट होने के बाद में अपनी टीम के साथ में उस जगह पर पहुंचती है जिस जगह का एड्रेस बताया गया था। अब जैसे ही उस फ्लैट का दरवाज़ा खोला जाता है और अंदर जैसे ही पुलिस एंटर करती है तो चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। चूँकि ये एक ऐसा कत्ल था जो अब से लगभग 10 मिनट पहले करा गया था, यानी सब कुछ ताज़ा ताज़ा था। पूरे कमरे के अंदर खून बह रहा था, पूरे फ्लैट के अंदर। जो पुलिस वाले हैं जब वो उस फ्लैट के अंदर घुसते हैं तो उनके जूतों पे खून लग जाता है। अब उसके बाद में पुलिस ये समझ नहीं पाती है कि आखिर कातिल इतनी जल्दी कैसे कत्ल कर कर फरार हो गया। अब उसके बाद में पुलिस जो थी सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। चूँकि मुंबई का ये केस था तो मुंबई में इस तरीके की वारदातें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब इसलिए पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में सबसे पहले उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और इधर दूसरी टीम ये देखने की कोशिश करती है कि मौके वारदात पर कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए कि जिससे ये पता लग सके कि कातिल कौन है और आखिर इस व्यक्ति का कत्ल क्यों किया गया है। अब दोस्तों, पुलिस की ये टीम थी उस फ्लैट के अलग अलग कमरों में जाती है, देखती है कि कहीं से कोई सबूत मिले। तो दोस्तों, उस फ्लैट के कमरों से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जिसको देखने के बाद में पुलिस भी एकदम से हैरान होती है। दरअसल इस फ्लैट से कई बड़े बड़े चाकू मिलते हैं, कई बड़े बड़े शॉपर मिलते हैं, कई बड़े बड़े बैग मिलते हैं, यानी जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इन शॉपर में भरकर किसी इंसान को बहुत आसानी से फेंका जा सकता था। अब मामला तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर लगता है, इसलिए पुलिस भी इस पूरे मामले में काफ़ी ज़्यादा सतर्क होती है। क्योंकि जिस फ्लैट से फ़ोन किया गया था ये फ्लैट भी एक पॉश इलाके में था, और जिस कमरे की ये बात हो रही थी, जिस कमरे के अंदर ये मर्डर हुआ था, ये कमरा देखने से किसी करोड़पति व्यक्ति का लग रहा था। लेकिन दोस्तों, पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि जो व्यक्ति मरा है आखिर ये मरने वाला व्यक्ति है कौन,
क्योंकि अगर इस व्यक्ति की पहचान हो गई तभी बात आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे अगर ये व्यक्ति रह रहा था तो किस काम से रह रहा था, क्या काम करता था, और अगर किसी ने इसका कत्ल किया है तो उस कत्ल करने के पीछे वजह क्या है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। अब दोस्तों पुलिस अपनी तफ्तीश को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो पूछताछ की जाती है वो पड़ोसियों से की जाती है। अब पड़ोसियों से पूछा जाता है कि ये जो व्यक्ति है जिसका कत्ल हुआ इस फ्लैट के अंदर, आखिर ये व्यक्ति कौन है, क्या तुम में से कोई भी इस व्यक्ति को जानता है या फिर नहीं जानता है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा पुलिस को हैरानी जब होती है जब पड़ोसी ये कहते हुए इनकार कर देते हैं कि साहब इससे पहले हमने इस आदमी को कभी नहीं देखा और हम इस व्यक्ति को नहीं जानते। अब चूंकि एक व्यक्ति पड़ोस में रह रहा था, पड़ोस का मामला था और पड़ोसी भी उससे पहचानने से इनकार कर रहे थे, पड़ोसी कह रहे थे कि इससे पहले हमने इसे कभी नहीं देखा। ये मामला पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। इसलिए पुलिस बार बार पूछताछ करती है, अलग अलग पड़ोसियों से पूछताछ करती है, कभी किसी से पूछताछ करती है, कभी किसी से पूछताछ करती है। लेकिन हर किसी का जो जवाब था वो सेम था। हर कोई यही कह रहा था कि साहब इससे पहले हमने इस आदमी को कभी देखा नहीं, हम इस आदमी को नहीं जानते। लिहाजा पुलिस इसके बाद एक काम करती है और पुलिस ये देखती है कि इस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, इसके डॉक्यूमेंट में इसका नाम क्या है। तो पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट में इस व्यक्ति का नाम है, इस व्यक्ति का नाम है अरुण टिक्कू। अब जो अरुण टिक्कू नाम सामने आता है, अब पुलिस ये चीज़ देखने की कोशिश करती है कि जिस फ्लैट में हत्या हुई है ये फ्लैट किसके नाम पे है। अब उसके बाद में जब फ्लैट के बारे में डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये जो फ्लैट है ये अनुज टिक्कू के नाम पे है। अब ये बात पुलिस के लिए बड़ी ज़्यादा हैरत की थी कि जिसका कत्ल हुआ था उसका नाम अरुण टिक्कू था और जिसका फ्लैट है उसका नाम अनुज टिक्कू है। यानी एक तरीके से जो सरनेम है ये तो बिल्कुल सेम है, यानी ये दोनों भाई भाई हैं। जिसका फ्लैट है वो इस मरने वाले व्यक्ति का भाई है। लिहाजा पुलिस को अब सबसे पहले अगर मुलाकात किसी व्यक्ति से करनी थी तो इस फ्लैट के मालिक अनुज टिक्कू से करनी थी। अब लिहाजा दोस्तों पुलिस जो थी वो अनुज टिक्कू की तलाश शुरू करती है और जो मरने वाला व्यक्ति था ये अरुण टिक्कू था। अब अनुज टिक्कू कहाँ है, किस हाल में है, और जो इसका भाई है अरुण टिक्कू जिसकी हत्या हुई है उसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारे ही सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस जब अपनी तफ्तीश शुरू करती है तो पुलिस को एक नई चीज़ पता चलती है। दरअसल जो मरने वाला व्यक्ति है अरुण टिक्कू और ये जो फ्लैट जिसके नाम पे है अनुज टिक्कू, यानी जो मरने वाला व्यक्ति है ये इस व्यक्ति का बाप है। अब एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी, ये जो मामला है ये भाई का नहीं है बल्कि जो अरुण टिक्कू था ये पिता है जिसकी हत्या हो चुकी है। अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन शुरू करती है तो पता चलता है कि अरुण टिक्कू जो कि एक बिजनेसमैन बनना चाहता था और अपने बेटे अनुज को भी वो बिजनेसमैन बनाना चाहता था, लेकिन जो अनुज था इसके बिल्कुल विपरीत, ये स्टार बनना चाहता था, हीरो बनना चाहता था, एक्टिंग का शौक़ था। इसलिए ये बहुत सारे सपने लेने के बाद में मुंबई का रुख करता है। अब चूंकि इस बात को लेकर इन दोनों बाप बेटों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनबन भी होती है। अब चूंकि दोस्तों जो अरुण था उसका बेटा अनुज था और अनुज से बेइंतहा मोहब्बत भी करता था, इसलिए अनबन ज़्यादा दिनों तक रहती नहीं है। उसके बाद में जो अरुण था ये भी मुंबई का रुख करता है और यहीं पे लोखंडवाला में लगभग 3 फ्लैट खरीदता है और 3 फ्लैट खरीदने के बाद में इसको एक बड़ा सा घर बनाता है। लगभग उस समय की बात करें तो इसकी जो कीमत रही होगी वो लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए के आसपास इसके फ्लैटों की कीमत रही होगी। लिहाजा दोस्तों पुलिस को उस समय लगता है कि ये जो पूरा मामला है शायद जो पिता की हत्या हुई है और इस पिता और पुत्र में हमेशा अनबन रहती थी, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी का कोई मामला हो और इस वजह से जो अनुज था इसने अपने पिता और उनकी हत्या की और उसके बाद में ये फरार हो गया। अब इसलिए पुलिस अनुज की तलाश शुरू करती है, अपने सर्विलांस को एक्टिव करती है, अपने मुखबरों को एक्टिव करती है, जगह जगह इसका फ़ोटो प्रिंट कराती है, यानी हर एक तरीके से अनुज के बारे में जब जानकारी निकालती है तो पता चलता है ये जो अनुज है ये गोवा में कहीं छुपा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस को इसकी लोकेशन मिलती है, गोवा के बारे में पता चलता है, तो पुलिस की एक टीम बहुत ही साइलेंट तरीके से गोवा के अंदर पहुंचती है और वहां से जो अनुज टिक्कू था और इसका एक दोस्त था जिस दोस्त का नाम था करण सूद, इन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने पूछताछ के लिए लेके आती है। अब दोस्तों जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो सबसे पहले जो पूछताछ की जाती है ये बेटे अनुज के साथ में की जाती है और अनुज से जब पूछताछ की जाती है, पुलिस जब अनुज से पहला सवाल करती है कि तुम्हारे पिता की जो हत्या हुई है इस बारे में तुम क्या जानते हो और तुमने अपने पिता की हत्या क्यों की। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो अनुज जवाब देता है उसे सुनने के बाद में पुलिस भी हैरान होती है। दरअसल अनुज को ये पता ही नहीं होता है कि उसके पिता अरुण की हत्या हो चुकी है।
अब जैसे ही अनुज को ये पता चलता है कि उसके पिता की हत्या हो चुकी है, ये तो फूट फूट कर रोने लगता है। ये तो एक तरीके से इंसाफ की भीख मांगने लगता है। ये तो कहता है कि वो तो बस गोवा घूमने के लिए गया था और उसके दोस्त करण ने उससे कहा था कि चलो गोवा घूम के आते हैं, और मेरा मोबाइल फ़ोन गलती से छूट गया था और इसी बीच में मेरे पिता की किसी ने हत्या कर दी। पुलिस वालों से कहता है कि साहब जो भी कातिल है वो पकड़ना चाहिए। अब जब पुलिस अपने लगातार सवाल अनुज से करती है तो अनुज लगातार इस तरीके की बातें करता है। लिहाजा पुलिस को भी ये लग जाता है शुरुआत में कि जो अनुज है ये कातिल नहीं है। लेकिन पुलिस के सामने एक और बड़ा सवाल था कि अगर अनुज कातिल नहीं है तो जिस दिन अनुज के पिता और उनकी हत्या हुई उसी दिन इसके दोस्त ने ये क्यों कहा कि चलो गोवा घूमने चलते हैं। लिहाजा पुलिस सोचती है कि अब क्यों ना करण से पूछताछ की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं करण ने अगर उसके बेटे से ये कहा था उसी दिन कि चलो घूम के आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बेटा जिसका नाम मैं आपको बताया अनुज, ये पुलिस से झूठ बोल रहा है। लिहाजा अब करण की बारी थी कि करण से पूछताछ होनी थी। इसलिए पुलिस वाले करण को इन्वेस्टिगेशन रूम में लेके जाते हैं और वहाँ पे ले जाने के बाद में जब इससे पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में तो जो करण था ये पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है और पुलिस से यही कहता है कि तुम्हारी जो शक है मेरे ऊपर ये बेबुनियाद है, फेक है और तुम मुझे बेवजह फंसाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन दोस्तों जब पुलिस करण को सामने बैठा कर पूछताछ कर रही थी तो पुलिस को ऐसा लगता है एक बार कि जो करण है दरअसल ये करण है ही नहीं, बल्कि इसको कहीं देखा है। अब कहाँ देखा है ये पुलिस को ध्यान नहीं आ रहा था। इसलिए पुलिस बहुत ज़्यादा ध्यान दौड़ाती है। बहुत बार जब ध्यान दौड़ाती है पुलिस को ऐसा लगता है कि ये किसी और क्राइम में भी इन्वॉल्व है और शायद इसको पहले कहीं देखा है। लेकिन पुलिस जब इससे इस बारे में बात करती है कि तुमने किसी और तरीके का कोई क्राइम किया है ज़िंदगी में, नहीं कहा है, तो जो करण था ये पुलिस से कहता है कि साहब मैंने कभी कोई क्राइम नहीं किया और मैं बेकसूर हूँ, मैं तो बस गोवा घूमने गया था, मुझे छोड़ दीजिए। लिहाजा दोस्तों पुलिस को तो शक था, इसको कहीं देखा है, इसलिए पुलिस इसकी डिटेल निकलवाती है और डिटेल निकालने के बाद में और इससे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है उसके बाद में जो कहानी निकल के सामने आती है दोस्तों, ये कहानी अपने आप में किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं थी। ये कहानी इतना ज़्यादा हैरान करने वाली थी, इतना ज़्यादा परेशान करने वाली थी कि आप लोग भी सुनेंगे एक बार को तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब दोस्तों पुलिस इसके बाद में इस करण के ऊपर जब सख्ती दिखाती है, अपना पुलिस वाला अंदाज दिखाती है, तो करण पुलिस के सामने आखिर 2-3 दिन की पूछताछ में 2-3 दिन की सख्ती में टूट जाता है और टूटने के बाद में जो कहानी निकल के सामने आती है वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल साल 1998 का वो वक्त था कि उस समय एयर इंडिया के एक चीफ लीडर थे, वो और उनका बेटा अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। उसके बाद में पुलिस उनको हर जगह ढूंढती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता है। अब उसके बाद में पुलिस इनको आखिरकार मृत मान लेती है और मृत मानने के बाद में मृत के तौर पर इनकी तफ्तीश की जाती है और आखिरकार पुलिस को एक जगह एक ज़मीन से 2 डेड बॉडीज़ मिलती हैं। अब जब उन 2 डेड बॉडीज़ के बारे में पता लगाया जाता है कि ज़मीन के अंदर से मिली थी, तो पता चलता है कि ये जो डेड बॉडी है ये इसी एयर इंडिया चीफ और उसके बेटे की है। अब दोस्तों जब ये डेड बॉडीज़ मिलती हैं तो पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल कि इतने बड़े व्यक्ति आखिर इनकी हत्या किसने कर दी। अब उसके बाद में पुलिस जो थी वो इस पूरे मामले में छानबीन शुरू करती है और जब छानबीन शुरू की जाती है तो पुलिस की तफ्तीश में एक सामने नाम निकल कर आता है। दरअसल जो नाम सामने निकल के आया था, इसमें जो नाम था ये विजय पलांडे का था। दरअसल विजय पलांडे नाम का जो व्यक्ति था, जब इसका नाम आता है तो पुलिस इसको गिरफ्तार करती है और इसके साथ में पूछताछ की जाती है और जब सख्ती से इससे पूछताछ की जाती है तो ये पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। ये बताता है कि इन दोनों लोगों की यानी बाप बेटे की जो हत्या की है वो मैंने ही की है। अब उसके बाद में ये जो पूरा मामला था ये कोर्ट में जाता है और मुंबई की कोर्ट में जब ये केस चलता है तो आखिरकार जो विजय पलांडे था इसको 14 साल की सज़ा होती है। अब यानी कि मुंबई का कोर्ट इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाता है और ये जेल में जाता है और जेल में जब ये पहुंचता है तो कुछ दिन तो ये जेल में रहता है ठीक से, लेकिन उसके बाद में ये जेल के अंदर एक पैरोल फाइल करता है और ये कहता है कि साहब मुझे मेरे किए की सज़ा तो मिल चुकी है, लेकिन इन दिनों मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार चल रही है और हो सकता है कि 8 से 10 दिन में वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। अगर मैं ये 8 से 10 दिन उसके साथ बिता लूँगा तो शायद ये मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल होंगे। ये आगे कोर्ट में कहता है कि मुझे 14 साल की सज़ा हुई है और आइंदा से इसे जेल में ही रहना है और 14 साल का एक लंबा वक्त है। शायद उस वक्त तक इसके कुछ रिश्तेदार और सगे संबंधी हैं वो उस समय नहीं रहेंगे,
इसलिए कोर्ट को भी ये बात जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी लगती है कि इस व्यक्ति को मोहलत देनी चाहिए। उसके बाद में बाकायदा जो पेपर का वर्क होता है वो सारा होता है, उसके बाद में ये पैरोल पर बाहर आ जाता है। अब दोस्तों, ये जो पैरोल पर बाहर आता है, एक समय सीमा दी जाती है कि इस समय वापस आना होगा, लेकिन जब ये जाता है तो उसके बाद कभी लौट कर नहीं आता। और उसके बाद में ये एक काम करता है, इसी मुंबई के अंदर अपना नाम बदलता है, अपना नाम बदल के रखता है किरण कालू राणा, और यहीं पर बिजनेस करता है और किरण नाम से ही अपना अलग पासपोर्ट बनवाता है। और पासपोर्ट बनवाने के बाद में ये विदेशों में भी डील करता है और उसके बाद में पहुंच जाता है बैंकॉक। अब जब ये बैंकॉक पहुंचता है तो वहाँ पर किसी बड़े गैंगस्टर से मिलता है और उस गैंगस्टर के साथ में मिलकर इसका काम सिर्फ इतना था कि उस समय मुंबई के अंदर जितने भी राइजिंग स्टार थे, जो एक्टर्स अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, उनकी लिस्ट बनाकर उस गैंगस्टर को देनी थी। उसके बाद में उन एक्टर्स से पैसा वसूलना था और उसके बाद में कुछ हिस्सा जो था इसमें वो किरण का भी था। और उसके बाद में ये अपने काम को करता है, बैंकॉक में ही कुछ दिन रहता है, वहीं से अपने काम को करता है। अब चूंकि दोस्तों ये काम ऐसा था कि इसे बार बार मुंबई आना था, हमेशा के लिए बैंकॉक में तो रह नहीं सकता था, इसलिए ये बार बार मुंबई आता था। लेकिन इसी बीच में इसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे कभी अगर एयरपोर्ट पर चेकिंग वगैरह हो तो ये चेकिंग में फंसे ना। और उसके बाद में चूँकि नाम तो ये पहला बदल चुका था सिमरन, लेकिन चेहरा नहीं बदला गया था। अब उसके बाद में ये फिर से बैंकॉक पहुंचता है और वहाँ पे जाने के बाद में अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराता है, अपने चेहरे को बदलता है और उसके बाद में मुंबई वापस आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार जब ये मुंबई वापस आता है तो इसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, एक लड़की जो कि पंजाब की रहने वाली थी, और लड़की जो कि पंजाब से ढेर सारे सपने लेकर, बहुत सारी उम्मीदें लेकर मुंबई आई थी। उसे भी हीरोइन बनना था, एक्ट्रेस बनना था, नाम कमाना था, पैसा कमाना था। देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत ये लड़की थी कि मानो जैसे छू दो इसको तो दाग लग जाए, इतनी ज़्यादा खूबसूरत ये लड़की, जिसका नाम था सिमरन सूद। अब जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो इन दोनों का जो नेचर था, इन दोनों का जो स्वभाव था, ये दोनों का एक जैसा था, इसलिए दोनों एक साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। अब दोस्तों, जो सिमरन थी, इसका किरण के साथ में काम करने के पीछे रीज़न ये भी था कि जो सिमरन थी अपने घर से लड़के आई थी, अब वापस घर तो जा नहीं सकती थी, और आंखों में जो सपने सजाए थे वो ढेर सारे पैसे के सपने सजाए थे, बहुत नाम कमाना था, बहुत ढेर सारा पैसा कमाना था। अब दोस्तों, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उसके बाद में जो प्रलय वहाँ पर आना था वो जो आता है, यकीनन उसको सुनने के बाद में आप लोग हैरान होंगे। दरअसल सिमरन और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसके बाद में ये दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो इन दोनों के बीच में प्यार भी होता है, दोनों एक दूसरे से शादी भी करते हैं। लेकिन उसके बाद में जो सिमरन थी, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये बड़े बड़े अमीर लोगों से मिलती, उनको एक तरीके से अपने प्यार के जाल में फंसाती, और जब उनके अपने प्यार के जाल में फंसा लेती तो जो विजय था, जिसने अपना नाम बदल कर किरण रख लिया था, ये दोनों मिलकर उसको लूटते और वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब दोस्तों, इस तरीके से ये कांड कर वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन साल 2007 में ये लोग जब वापस लौट के आते हैं तो उस समय जो विजय पलांडे था, जब ये रोड पर घूम रहा होता है, उसी समय इसका आमना सामना एक लड़की से होता है। दरअसल जिस लड़की से इसका आमना सामना होता है, ये लड़की वो जो एयर इंडिया के चीफ थे, जिनके मर्डर के जुर्म में इसको सज़ा मिली थी 14 साल की, जब ये पैरोल पे बाहर आया था, तो जब वो लड़की इसको देखती है तो विजय पलांडे को तुरंत पहचान लेती है और पहचानने के बाद में वो ये कंफर्म करने की कोशिश करती है कि ये जो व्यक्ति है ये विजय पलांडे ही है। उसके बाद में इसका पीछा करती है। अब जब इसको कंफर्म हो जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये विजय पलांडे ही है, उसके बाद सीधा पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने जाने के बाद में कहती है कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता और मेरे भाई की हत्या की थी, उस व्यक्ति को कायदे से जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो व्यक्ति तो बाहर घूम रहा है। अब जब पुलिस इस तरीके की बात सुनती है तो पुलिस को ये बात बड़ा अजीब लगती है कि किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट ने सज़ा दे दी है तो वो व्यक्ति जेल के ही अंदर होगा, बाहर कैसे हो सकता है। अब दोस्तों, पुलिस जो थी इस पूरे मामले को थोड़ा सा गंभीरता से लेती है और जिस जेल में ये बंद था वहाँ से कंफर्म करती है। तो वहाँ से पता चलता है कि वो साल 1998 में ये पैरोल पर गया था, लेकिन उसके बाद से कभी लौट के ही नहीं आया। अब इसलिए पुलिस जो थी वो उस लड़की के बताए हुए एड्रेस पे जाती है और आखिरकार जो विजय पलांडे था ये पुलिस की गिरफ्त में आता है और पुलिस इसे गिरफ्तार करती है। उसके बाद में फिर मामला कोर्ट में जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार जब मामला कोर्ट में जाता है तो ये जो विजय पलांडे था उर्फ किरण, इसने कोर्ट में जाने से पहले ही एक अर्जी लगा दी और उसमें इसने लिखा
कि साल 1998 से ये जेल में सज़ा काट रहा है और लगभग 9 साल के आसपास की सज़ा इसे हो चुकी है, यानी आधी से ज़्यादा सज़ा ये काट चुका है। और अब उसे ज़मानत मिलनी चाहिए क्योंकि आधे से ज़्यादा सज़ा उसने काट दी है और इस बीच जेल के अंदर उसका ऐसा कोई ख़राब ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। अब इस तरीके की बातें जो है ये पहले ही कर देता है। जब ये विजय पलांडे कोर्ट में इस तरीके की बात कहता है तो जो पुलिस वाले थे जिस जेल में ये बंद था उनको भी अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए वो लोग भी, पुलिस वाले भी कोर्ट के अंदर कहते हैं कि साहब साल 1998 से ये बंद है और 2007 आते आते ये बिल्कुल चेंज हो चुका है और जेल के अंदर इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो भी ठीक है, क्योंकि उनको अपनी इज्जत बचानी थी कोर्ट के सामने, इसलिए वो भी गवाही देते हैं। आखिरकार पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि साहब इसको ज़मानत मिल जानी चाहिए। अब जब कोर्ट इस तरीके की बातें सुनता है कि अब सब कुछ सुधर चुका है, ठीक हो चुका है, तो कोर्ट भी आखिरकार विजय पलांडे को ज़मानत दे देता है। अब जो विजय पलांडे था ये फिर से बाहर आ जाता है। उसके बाद में जो लड़की इसके साथ थी सिमरन सूद, ये दोनों मिलकर फिर से उसी तरीके का गेम करते हैं, उसी तरीके की चीज़ें करते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों में ये जो सिमरन थी यहाँ पे जाती और जो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग थे, जो नामवर लोग थे, उनके संपर्क में आती, एक तरीके से उनसे संपर्क बनाती और उसके बाद में उनसे पैसे को ऐंठते। अब दोस्तों इस तरीके का जो इनका कारोबार था वो तो चल रहा था, लेकिन इसी बीच में जो सिमरन थी इसकी मुलाकात होती है अनुज टिक्कू से। अनुज टिक्कू जो कि आप सभी को पता है अरुण टिक्कू जिसकी हत्या हो चुकी है, उसका बेटा है जो कि गोवा में था, अभी पूछताछ चल रही है, ये पूरा मामला हो रहा है। अब जब अनुज टिक्कू से इसकी मुलाकात होती है सिमरन की, तो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, इन दोनों में प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अब चूंकि दोस्तों जो सिमरन थी इसका तो प्लान पहले से फिक्स था कि करना क्या है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें वो करते थे। अब उसके बाद में जब इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बनती हैं तो सिमरन एक दिन अनुज टिक्कू से कहती है कि तुम्हें उसके भाई से मिलना चाहिए। उसका जो भाई है ये बड़ा बिजनेसमैन है और तुम एक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हारी भी मदद करेगा, तुम्हें प्रमोट करेगा और हो सकता है कि तुम्हारे पिता के साथ बिजनेस में कुछ पैसा लगा ले। अब जब इस तरीके की चीज़ें ये अनुज से कहती है तो अनुज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इसलिए अनुज भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोस्तों जो सिमरन थी ये इसी विजय को अपना भाई बताते हुए, करण सूद इसका नाम बताती है और उसके बाद में इसको इस व्यक्ति से मिलवाती है। अब दोस्तों ये जो व्यक्ति था जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया अनुज, जब ये उससे मिलता है, एक आध 2 साल ये दो साथ रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक होता है। इसी बीच में जो करण था, अब यहाँ पर करण सूद हो गया, ठीक है, तो जो करण था इसकी एक वाइफ पहले से जर्मनी में मौजूद थी। अब ये अपनी वाइफ को इस अनुज से मिलवाता है, कहता है कि जर्मनी की रहने वाली उसकी एक दोस्त है और कुछ दिनों तुम्हारे फ्लैट पर किराए पर रहेगी, अच्छे खासे तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे और इस बहाने उसकी मदद भी हो जाएगी। तो अनुज सोचता है कि ठीक है, 8-10 दिन की तो बात है, फ्लैट जो है किराए पे दे देता है, अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। अब दोस्तों 8-10 दिन बीतते हैं, उसके बाद में उसकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, ये वापस जाने लगती है। हालांकि अनुज को तो यही पता था ये इसकी फ्रेंड है, दोस्त है, पत्नी है, इस बारे में नहीं पता था। अब जब ये वापस जाने लगती है तो यहाँ पर करण जो था यानी विजय, ये सोचता है कि फ्लैट पे तो कब्ज़ा हो नहीं पाया, इसलिए फिर से एक प्लान बनाता है और प्लान के तहत इस अनुज से कहता है कि चलो गोवा घूमने चलते हैं। अनुज को गोवा घूमने का प्लान बताता है और किसी बहाने से इसका मोबाइल लेता है और स्विच ऑफ कर कर उसी फ्लैट पे छोड़ देता है। अब दोस्तों उसके बाद में जो विजय पलांडे उर्फ करण सूद था, ये अनुज को अपने साथ लेता है, गोवा निकल जाता है और उसके बाद में ये अपने 2 लोगों से कह देता है कि तुम अनुज के फ्लैट पर कब्जा कर लेना मेरे पीछे। अब दोस्तों 2 लोगों को ये अनुज के फ्लैट पे भेज देता है। उधर अनुज जो था ये गोवा चला जाता है इस विजय पलांडे के साथ में, चूँकि दोस्ती वाला मामला था। अब दोस्तों इसी बीच में जो अनुज के पिता अरुण थे ये अपने फ्लैट पे आते हैं। अब जैसे ही अपने फ्लैट पे आते हैं तो देखते क्या है, 2 व्यक्ति यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। अब अनुज जो है ये पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तो वो दोनों लोग बताते हैं कि दरअसल ये जो फ्लैट है इसकी डील हमारी तुम्हारे बेटे अनुज से हो चुकी है और वो ये फ्लैट हमको बेच रहा है। कायदे में ये लोग कुछ उसे डॉक्यूमेंट वगैरह भी दिखाते हैं, लेकिन जो अरुण था ये इनसे कहता है कि यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस का सहारा लूँगा। अब इस बारे में ये विजय पलांडे को बताते हैं दोनों लोग। अब जब विजय पलांडे ये सोचता है कि आखिर अनुज का पिता वहाँ पे आ गया है, इसलिए उससे कहता है उन दोनों से कि अनुज के पिता की हत्या कर दो और हत्या करने के बाद में उसकी डेड बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में कर कर किसी पॉलीथिन में भर कर कहीं पर दूर जगह फेंक दो और उसके बाद में ये लोग उसकी हत्या कर देते हैं। दरअसल जो विजय पलांडे था इसका प्लान था कि उसके पिता की हत्या वहाँ हो चुकी है और वो अनुज को यहाँ पर गोवा लेके आया, यहाँ पर उसकी हत्या कर देगा
और उसके बाद यहाँ से गायब हो जाएगा और उसके बाद में उसका जो फ्लैट था ये उसी का हो जाएगा। अब ये जो पूरा मामला पुलिस सुनती है, पुलिस इस मामले को सुनने के बाद में हैरान तो थी, परेशान तो थी, लेकिन उसी समय पुलिस के पास में एक तीसरा व्यक्ति आता है और वो तीसरा व्यक्ति पुलिस से कहता है कि साहब, मेरा भाई कुछ दिन पहले मुंबई आया था हीरो बनने के लिए, लेकिन अचानक से रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गया। अब दोस्तों, जब ये व्यक्ति अपने भाई के बारे में पुलिस से बात करता है तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है कि ये जो विजय पलांडे है और इसके साथ में जो लड़की रहती है जिसका नाम सिमरन सूद, हो ना हो क्योंकि यही लोग नए लोगों को फंसाते थे, हो ना हो इन्हीं लोगों ने ही उस व्यक्ति को कहीं गायब किया है। इस व्यक्ति की बात होती है, इसका नाम होता है करण कक्कड़। अब जब इस बार विजय पलांडे से पूछा जाता है कि आखिर करण कक्कड़ के साथ में क्या हुआ, करण कक्कड़ कहाँ है, तो पहले तो वो टालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद में पुलिस के सामने टूट जाता है और बताता है कि दरअसल इस करण कक्कड़ को भी हमने ही मारा। दरअसल करण कक्कड़ के पास भी एक फ्लैट था और उसका फ्लैट हमें कब्जे में लेना था, इसलिए सिमरन सूद जाती है, उसे अपने हौसल के जाल में फंसाती है, उससे प्यार मोहब्बत करती है, उससे साइन वगैरह ले लेती है। उसके बाद में हम लोग उसे मार कर छोटे छोटे पीसेस में कर उसे दफना देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि पहले 2 कत्ल हुए, जिसमें एक बाप और बेटे का कत्ल किया गया इस विजय पलांडे द्वारा। उसके बाद में जो इस अनुज का पिता था अरुण, उसकी हत्या की गई। उसके बाद में इस करण कक्कड़ की हत्या की गई, यानी 4 कत्ल हो चुके थे। और अगर यहाँ पर पुलिस ना पहुँचती तो जो 5वां कत्ल था ये अनुज का गोवा में हो जाता। अब बहरहाल दोस्तों, पुलिस इस पूरे मामले में जो है डॉक्यूमेंट इकट्ठे करती है, चार्जशीट बनाती है और जैसे ही इसे वैन में बिठाकर कोर्ट ले जाने के लिए निकलती है तो ये जो विजय पलांडे था ये फिर से फरार हो जाता है। अब इसलिए पुलिस इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, क्योंकि इस बार अगर विजय पलांडे बच के निकल गया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, पुलिस अपनी पूरी टीम का गठन करती है और आखिरकार पुलिस को ये पता था कि ये अपने एक दोस्त से पैसे लेकर बैंकॉक के लिए निकलेगा, तो इसे चर्च रोड से गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद में मामला कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट पहुंचने के बाद में इसे फिर से उम्र कैद की सज़ा होती है। और जो सिमरन सूद थी, क्योंकि इसने कोई संगीन जुर्म खुद तो नहीं किया था, बस इसने साथ दिया था, तो लिहाजा इसको थोड़ी कम सज़ा होती है और कुछ समय के बाद में ये 50,000 रुपये की ज़मानत के साथ में बाहर आ जाती है। अब आप लोगों ने देखा कि एक ऐसा क्राइम था कि इस क्राइम के अंदर कितनी सारी चीज़ें देखने को मिली। एक फिल्मी स्टोरी सी आप लोग को देखने को मिली। एक व्यक्ति पहले एक एयर इंडिया के चीफ और उनके बेटे की हत्या करता है, उसके बाद में बैंकॉक जाता है, प्लास्टिक सर्जरी कराता है, उसके बाद में एक और हत्या करता है फ्लैट के लिए, उसके बाद में करण कक्कड़ की हत्या करता है। यानी 4 मर्डर टोटल इस केस में हो चुके थे और 5वां कत्ल भी हो जाता अगर पुलिस समय रहते वहाँ पर ना पहुँचती। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस वजह से इतना बड़ा क्राइम हो गया, इसमें पूरे में गलती किसकी है? आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए, इसमें पहला कमेंट है शॉर्ट्स क्रिएटिव करके है, लिखते हैं आपका पहला चैनल बंद हो गया था, बहुत दुख हुआ, लेकिन आपने फिर से मेहनत कर 1000 सब्सक्राइबर पर पार कर लिए हैं और प्राकर ट्रू क्राइम ने भी आपका सपोर्ट किया था। आप कहानी अच्छी सुनाते हैं, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। तो भाई शॉर्ट क्रिएटिव जी, ये जो 11,000 की फैमिली बनी है, ये आप सभी लोगों की मोहब्बत है। और उसके बाद में जो अगला कमेंट है AS 617 है, लिखते हैं ये दोनों आदमी नहीं जानवर थे और उससे भी कई गुजरे थे। इस तरीके की विकृत मानसा के लोग को समाज में घूमने का अधिकार नहीं। उसके बाद में यूज़र है, लिखते हैं प्रकृति के नियम के विपरीत प्रवृत्ति वालों को अंत भी प्रकृति ने बना रखा है। मुकेश को सज़ा मिल चुकी है, अब जल्द ही इस हत्यारे को भी फांसी होना चाहिए। नमिश प्रधान पिथौरा CG से अपना कमेंट्स करते हैं, भाई धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है गुरजोत सिंह है, लिखते हैं गुड नरेशन सर, कीप इट अप, बेस्ट विशेष फ्रॉम चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ से हमारी कहानी सुनते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, लिखते हैं राधे राधे भैया जी, आपकी स्टोरी सुनाने का जो तरीका है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आपकी स्टोरी से मुझे बहुत अच्छी नींद भी आ जाती है और पहले से मैं सो नहीं पाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपकी और आपकी फैमिली को कान्हा हमेशा खुश रखें, राधे राधे। तो इनका जो नाम है ये शोभा थापा है। तो शोभा थापा जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है गाने के दीवाने कर जो कल हमारे चैनल से जुड़े थे, कमेंट्स भी किया था, आज भी कहते हैं कि बहुत बढ़िया जी, आपने जो कहानी सुनाई है ये बहुत ही अच्छी है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में किशोर सहानी है, लिखते हैं आप ग्रेट हो सर, आपकी कहानी सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगता है, सोचने लगते हैं कि क्या होता जा रहा है आजकल दुनिया में। तो भाई किशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, लिखते हैं आपकी कहानी सुनकर अच्छा लगता है, कहानी सुनाने का जो तरीका है ये बहुत अच्छा है। मैं वेस्ट बंगाल के
असनौल से हूँ और क्राइम से रिलेटेड मेरे पास एक स्टोरी है जो रियल है। अगर आप अपने शोज़ में उसे यूज़ करना चाहें तो अच्छा लगेगा। कीप ग्रोइंग। तो इनका नाम है शिकू किंग। तो शिकू किंग जी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और एक बार अगर आप कहानी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल, कुछ न्यूज़ हो तो मुझे भेजिएगा, मैं भी उस पर अपनी स्टडी कर लूँगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, राम प्यारे यादव जी हैं, ये लिखते हैं, सर नमस्ते, प्रणाम, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। राम प्यारे यादव जी, आजमगढ़ से। तो राम प्यारे यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, एमडी अरशद अहमदाबाद से हैं, लिखते हैं, सर मैं आपकी कहानी अहमदाबाद से सुनता हूँ, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, अंदाज़ भी सुनाने का काफ़ी अच्छा है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में आज़ाद शेख हैं, ये लिखते हैं, सर मैं आज़ाद शेख कबीर नगर दिल्ली से, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है और बहुत अफसोस हुआ ये कहानी सुनकर। तो आज़ाद शेख जी, आपने कॉमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हमारे प्यारे व्यूवर्स देव कुमार जी हैं, लिखते हैं, भाई आप कैसे हो, ऑल द बेस्ट। तो देव कुमार जी, पहले से ठीक हूँ, आपकी दुआ है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये मोहम्मद अख्तर है, लिखते हैं, मलिक भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है, मैं लुधियाना पंजाब से, मेरा लड़का है 15 साल का मोहम्मद हाफिजुल शेख, जिसके 26 दिसंबर को हैप्पी बर्थडे है, आप उसको मुबारकबाद दीजिएगा, खुदा हाफिज़। तो आपके जो बेटे हैं जिनका नाम हाफिजुल शेख है, जो कि 26 नवंबर को उनका जन्मदिन है, तो उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं, सर सुनीता ने कैसे कैसे इंसान है, समाज में कैसे कैसे इंसान है, दुनिया में किस किस तरीके के लोग रहते हैं। तो मोहम्मद रियाज जी, आपने कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में फौजिया खान है, ये लिखती है, हेलो सर, मैं आज पहली बार आपकी कहानी सुन रही हूँ और मैं क्राइम की कहानी बहुत सुनती हूँ, मगर फौजिया खान ओखला जमीना नगर से हूँ। तो फौजिया खान जी सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जसनूर सिंह है, लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर, आई एम फ्रॉम इटली, माय नेम इज़ जस गुम्मान। तो जस गुम्मान जी, आप मेरी कहानी इटली से सुनते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में चेतन लुहार हैं, लिखते हैं, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं बचा कि जिसके साथ में गलत ना किया हो। उसके बाद में फैक्टूबाज हैं, लिखते हैं, भाई आपके सब वीडियोस देखता हूँ, वाहिद अंसारी। तो वाहिद अंसारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर हैं, लिखते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये लील शर्मा है, लिखते हैं, पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता है। इस तरीके के कमेंट करते हैं। उसके बाद में मोहम्मद शुएब है, लिखते हैं, मोहम्मद फैसल यूपी से हूँ और सर मेरा नाम भी लेना अगली वीडियो में। तो मोहम्मद फैसल जी, आप यूपी से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट से लिखना है, आपने 25 दिसंबर गलत कहा है। उसके बाद में जो अगला कमेंट से दानिश जी है, सर मेरा नाम राशिद खान है और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और मैं भी कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, अगर कुछ हेल्प ऐसी होगी जो मेरे लिए पॉसिबल हो, मैं ज़रूर करूँगा। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं, नमस्कार सर जी, आप कैसे हो और आपकी तरफ से सर्दी कैसी है। सऊदी अरब में तो सर्दी नॉर्मल है। तो जो गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं उसमें सर्दी नॉर्मल ही रहती है, मैंने भी 4 साल वहाँ पे काटे हैं, लेकिन मैं चूँकि उत्तर भारत में रहता हूँ तो यहाँ पे जो सर्दी है अभी इस समय थोड़ी बढ़ रही है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है दुखद करके लिखते हैं। उसके बाद में मीना मंसूरी हैं, लिखते हैं, तभी तो नशा और समलैंगिक रिलेशनशिप मना किए हैं। उसके बाद में ये अगला जो कमेंट्स है दी बॉस है, लिखते हैं, ये जलील हरकतें यूपी में ही क्यों होती हैं। भाई ऐसा नहीं है कि यूपी में होती हैं, आप लोग देखेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर यही हरकतें होती हैं। उसके बाद में शॉर्ट क्रिएटिव है, लिखते हैं, हेलो सर। तो हेलो जी। उसके बाद में महमूद भाई है, लिखते हैं, कलयुग आ गया है। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, दोनों समाज के लिए कलंक है, रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। उसके बाद में अतुल गौर है, लिखते हैं, सब स्टोरी टेलर बन गए हैं, कुछ भगवान का नाम भी ले लो। तो भाई भगवान का नाम भी लेते हैं, स्टोरी भी सुनाते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है वीरेंद्र कुशवाहा अहमदाबाद गुजरात से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं, लिखते हैं, सर आपके सब्सक्राइबर बैडली रहेंगे। तो नासिर पठान जी थोड़ा सा क्लियर लिखिएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है संजय सिंह का है। उसके बाद में इसरार अहमद सऊदी अरब से हमारी कहानी सुनते हैं, भाई धन्यवाद। सुबोध कुमार जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में यूज़र करके हैं, ये अपना कमेंट्स करते हैं। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे कल के दिन जो आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की वीडियो भी, आज की स्टोरी भी थोड़ा सा डिफरेंट थी, आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई प्यारा सा कमेंट्स करना चाहते हैं तो आज के दिन ज़रूर करिएगा। और आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। तो मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।